नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज फेसबुक पर लाइव आने का मन किया है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में हिंदू साम्राज्य दिवस पर शिवाजी महाराज की कुछ बातचीत करनी थी, तो कार्यक्रम में कार्यकर्ता जुड़े हैं। थोड़ी देर में अवसर मिलेगा तो बातचीत प्रारंभ होगी, तो सोचा उस कार्यक्रम का आज लाइव टेलीकास्ट भी फेसबुक पर किया है। आज ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी है और आज ही के दिन शिवाजी महाराज का राज्यारोहण हुआ था, यानी हिंदवी साम्राज्य की स्थापना आज से ही हुई थी। तो आज संघ के कार्यक्रम में रहना है, वहाँ पे कुछ बातचीत करनी थी। वो बातचीत आज फेसबुक पे भी रहेगी, इसलिए आज फेसबुक पर आया हूँ। अभी कुछ साथी और जुड़ जाएंगे तो ये फेसबुक पर भी कार्यक्रम चलता रहेगा। साथ ही साथ अभी उस कार्यक्रम में एकल गीत हो रहा है, एकल गीत के बाद बातचीत अपनी होगी। तो फेसबुक के माध्यम से भी हमारे कुछ साथी आज इस कार्यक्रम का बातचीत का कुछ लाभ मिल सके, ऐसा सोचकर फेसबुक लाइव करने का विचार किया। इसलिए फेसबुक लाइव है। अभी एकल गीत के बाद अपना बातचीत प्रारंभ होगी। शिवाजी महाराज का आज राज्यारोहण दिवस है। जो भी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनसे तो बातचीत होगी, इस साथ ही साथ फेसबुक पर भी लाइव आज कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी एकल गीत चल रहा है, आप भी इसको सुन सकते हैं। जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। कोटि अधिराज तुम्हारा अभिवादन है। जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। जयतु शिवराज अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मेरी आवाज आ रही होगी, मुझे लगता है जी आ रही है जी। आज के इस अपने उत्सव में हम सब की चिंता करने वाले अभिभावक के रूप में सदैव हम सबके साथ रहने वाले अपने माननीय भाग्य संघ चालक जी, महानगर कार्यकारिणी सदस्य भूमेंद्र जी, महानगर सह बौद्धिक शिक्षण प्रमुख अभिषेक जी और अपने नगर कार्यवाह द्वय आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, आज अपना हिंदू साम्राज्य दिवस, ऐसा संघ के 6 उत्सवों में से एक उत्सव, उस उत्सव को मनाने के लिए हम सब कार्यकर्ता आभासी दुनिया से जुड़े हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं। अभी एक पत्र पढ़ा जा रहा था, वो पत्र पढ़ने के से जो भाव उत्पन्न हो रहा था और जिस भाव से वो पत्र पढ़ा जा रहा था, उससे आज जिसके राज्यारोहण के अवसर पर हिंदू साम्राज्य दिवस मनाने का संघ ने निर्णय लिया, वो स्पष्ट हो रहा था। अगर हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो शिवनेरी दुर्ग के पास कुछ लोग जुटे हुए हैं, नागरिक हैं, ग्रामीण हैं, और छोटे से सिंहासन पर एक बालक बैठा है। दरबार लगा हुआ है और सिपाही एक पटेल को पकड़कर लेकर आए हुए हैं। वो पटेल कौन? जिसके पास जिम्मेदारी होती है उस क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षा की, उस क्षेत्र में अमन चैन बना रहे, उस पटेल की जिम्मेदारी होती है। उस पटेल को वहां के सिपाही पकड़ कर लाए होते हैं। वो छोटा बालक सिंहासन पर बैठकर कोई निर्णय करने वाला है,
जानकारी करने पर पता लगता है कि ये जो पटेल को पकड़ कर लाया है वह उस क्षेत्र की एक विधवा स्त्री के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है और उस बालक ने उस पूरे मामले को सुना और पटेल को पूरी छूट दी कि अपना पक्ष तुम रखो और बताओ कि तुम्हारा क्या पक्ष है। दोनों पक्षों के सुनने के बाद एक छोटे बालक की आवाज कड़क से होती है और गूंजते हुए बालक कहता है इसके दोनों हाथ दोनों पैर काट लिए जाएं। ग्रामीण सन्न हो जाते हैं लेकिन मन में मन प्रसन्न होते हैं कि क्या कैसी न्यायप्रियता है, ये राजकुमार कैसा न्याय कर रहा है। लोगों को पता लगता है कि इसने बहुत सारी ऐसी जाति की थी उस विधवा स्त्री के साथ, जो दंड दिया है वो उचित दंड है। वह बालक, वह न्यायप्रिय बालक उसी शिवनेरी दुर्ग में 1630 में शाहजी भोसले और माता जीजाबाई के घर पैदा होता है। उसी बालक का पत्र अभी पढ़ा जा रहा था। वो बालक धीरे धीरे अपनी आयु में बड़ा होता जाता है। शाहजी भोसले उस समय बीजापुर में आदिल शाह का राज था, उसके दरबार में कार्य करते थे। मन में पीड़ा थी कि मैं एक विदेशी आक्रांता के दरबार में काम करता हूं, लेकिन मन में भाव था कि मेरा जो पुत्र है उसको ऐसी शिक्षा दीक्षा मिलनी चाहिए, उसके मन में ऐसा राष्ट्र प्रेम का भाव उत्पन्न होना चाहिए जो इन आक्रांताओं से हमें मुक्ति दिला सके। वो शाहजी का सपना था और इसी सपने को लेकर उन्होंने उस दरबार से उस बालक को अलग रखा, माता जीजाबाई के शरण में डाल दिया कि पूरी शिक्षा दीक्षा माता के द्वारा होगी। और दादा भाई कोंडदेव के अच्छे एक मार्गदर्शक मिलते हैं और माता जीजाबाई की शिक्षा दीक्षा से वो बालक आगे बढ़ता है। उसी बीजापुर दरबार की एक छोटी सी घटना है। एक बार शाहजी अपने पुत्र के साथ उस दरबार में जाते हैं और दरबार में जब वो बालक पहुंचता है तो देखता है कि जो भी दरबार में आ रहा है जमीन से पैर हाथ सटा के सलाम बजा रहा है दरबार उसमें आदिल शाह को। लेकिन उस बालक का मन वही खिन्न हो जाता है। वो तुरंत अपने पिता का हाथ छुड़ाकर दरबार से बाहर चला जाता है, ये कहने के बावजूद कि आदाब करना है दरबार में पहुंचकर बादशाह को। लेकिन वो जो राष्ट्र भक्ति की भावना थी, वो जो राष्ट्र प्रेम का भाव उस बालक के मन में था, जैसे मैंने कहा कि वो न्याय करने वाला बालक, उसको लगा कि इस विदेशी आक्रांता को मैं सलाम बजाऊंगा। वो चला जाता है बाहरी रूप से तो शाहजी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मन प्रसन्न होते हैं कि वो जो मैंने मन में विचार किया था वो पुष्प अंकुरित हो रहे हैं बालक के मन में। वो जीवन उनका उसी तरह बढ़ रहा है। लेकिन हम सबके भी मन में विचार आता होगा कि ये निर्भीकता आखिर उस बालक के मन में कैसे आ गई। तो जैसे मैंने कहा कि माता जीजाबाई के संरक्षण में उनका लालन पालन हुआ। रामायण, महाभारत, वैदिक पुराणों की धर्म कथाओं को सुनकर वो बालक आगे आगे बढ़ा। रामकृष्ण जिसके आदर्श थे, वो निर्भीकता वहां से माता के लालन पालन से आई थी। और दादा कोंडदेव जी, मैंने जैसे कहा कि अच्छे मार्गदर्शक मिले, वो बालक अच्छा सेनानी भी बना और युद्ध में पारंगत। और बताते हैं कि मात्र 16 वर्ष की आयु में तोड़रा दुर्ग को विजय हासिल कर ली। अपने नवयुवक साथियों के साथ एक छोटी सी सेना बनाकर तोड़रा दुर्ग जो बीजापुर के राजशाही में था, उस पर जाकर कब्जा कर लिया। और वो जो वहां से फिर प्रारंभ हुआ दुर्ग जीतने का, जो वो कौशल जिसको उस बालक के मन में आया, जिसको हम शिवाजी महाराज के रूप में जाने, फिर वो शिवाजी के मन में था कि सारे दुर्ग हमें जीतने हैं। और बताते हैं कि 28 वर्ष की आयु तक 40 दुर्ग
शिवाजी महाराज की सेना ने जीत लिए थे। और ये जो दुर्ग जीतने की श्रृंखला प्रारंभ हुई, उससे बीजापुर के आदिल शाह की चैन नींद सख्त खराब हो गई कि आखिर वो कौन नवयुवक है कि वो सारे दुर्ग जीतता जा रहा है। जानकारी पे पता लगता है कि ये तो शाहजी का ही पुत्र है, वही पुत्र है जो दरबार में आके हमें सलाम नहीं बजाया था। वहां पे फिर शाह के मन में आता है विचार कि शाहजी को कैद कर लेते हैं, और उसने शाहजी भोसले को कैद कर लिया। और बाहर ऐसी अफवाह फैलाई गई कि शाहजी को यातनाएं प्रारंभ हो गई, वहां यातनाएं दी जा रही हैं। स्वाभाविक सा मन है, पुत्र का मन, पत्नी का मन, माता का मन सुन के थोड़ा सा कष्ट हुआ कि मेरा पति, मेरे पिता कैद हो गए, उनको यातनाएं दी जा रही हैं। और कैद करने के साथ साथ बीजापुर के आदिल शाह ने फतेह खां के नेतृत्व में सेना भी भेज दी कि वो सेना, एक बड़ी सेना जाकर कि उस दुर्ग पर हमला करके शिवाजी को कैद करके ले आए। जब शिवाजी महाराज को यह जानकारी होती है कि फतेह खान सेना लेकर चल दिया है, उस समय उनकी पत्नी ने, सई देवी, उनकी पत्नी ने मंत्रणा दी कि ऐसा कुछ आपको करना चाहिए कि एक समाज में संदेश जाए कि आप झुके भी नहीं और पिता की रिहाई भी हो जाए। वहीं पे बीजापुर के बगल में ही एक पुरंदर बीजापुर ऐसा दुर्ग था जो शिवाजी महाराज को, वहां का जो दुर्गाधिकारी था, उससे ऐसे प्रेम से, ऐसा स्नेह के साथ बातचीत करके उसको अपने पक्ष में किया कि वो तैयार हो गया और शिवाजी की सेना वहां पर उस किले पर चली गई। और जब फतेह खां सेना लेकर आता है तो वही सेना फिर फतेह खां की सेना पर भारी हो जाती है और फतेह खान पराजित हो जाता है और फतेह खान भाग जाता है। लेकिन शिवाजी महाराज के मन में तो प्रश्न था कि वो जो मेरे पिता कैद हैं उनको कैसे बाहर ले जाए। ये बातचीत करने का आशय ये है कि शिवाजी महाराज के अंदर जो रणनीति बनाने का कौशल था, जो कूटनीति की कौशल थी, वो यहीं से परिलक्षित होती है। वहां से उन्होंने कूटनीति का एक अधिक फैसला लिया। उन्होंने दिल्ली के शहंशाह को, शाहजहां को पत्र लिखा कि मैं और मेरे पिता शाहजी भोसले, जो कि अभी बीजापुर के आदिल शाह ने कैद कर रखा है, वहां से मुक्त होते ही आपसे मिलने दिल्ली आएंगे। और शाहजहां तो तैयारी में था कि बीजापुर पर हमला करना है। ये जो प्रारंभ से ही शिया सुन्नी का जो शासनकाल था, वो शुरू में ही बीजापुर, गोलकुंड, वो सुन्नियों का शासन था। और यहां दिल्ली में सुन्नी, मुसलमानों में, मुगलों में सुन्नी का शासन इधर था। औरंगजेब भी सुन्नी था। तो शाहजहां के मन में था कि हमें तो वहां पे हमला करना है, और ये शिवाजी का अगर साथ मिलता है, शाहजी का साथ मिलता है तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने यहां से भी पत्र भिजवा दिया बीजापुर को, और शाहजहां ने भी पत्र भेजा कि अगर शाहजी को नहीं छोड़ते हो तो हम युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर आगे बढ़ जाएंगे। और यह कूटनीति सफल होती है और शिवाजी के पुत्र शाहजी भोसले को, आदिल शाह को छोड़ना पड़ता है। ऐसी रणनीति और कूटनीति के कुशल रणनीतिकार शिवाजी महाराज उसी दौरान बताते हैं कि पुर्तगाली और अंग्रेज भी आना प्रारंभ कर दिए थे। उन्होंने इसीलिए समुद्र किनारे पश्चिम क्षेत्र में जब उन्होंने आना प्रारंभ किया तो समुद्र किनारे उन्होंने बांध बनाया, उन्होंने दुर्ग बनाने प्रारंभ किए। उनको कल्पना हो गई कि बहुत बड़ा खतरा इस देश में आने वाला है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आदिल शाह के मन में डर बैठ गया था कि नहीं, इसने फतेह खां को पराजित किया, अपने पिता को छुड़वा ले गया, इसका सफाया जरूरी है। अगर ये रहा तो मेरा राजपाट जल्दी ही यहां से समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए वो अफजल खान की सेना, हम सबको ध्यान है अफजल खान की घटना, अफजल खान को भेजता है। अफजल खान भी रणनीति और कूटनीति के पैतरे अपनाना प्रारंभ करता है।
जब शिवाजी महाराज को पता लगा कि अफजल खान आ रहा है तो उन्होंने किले के अंदर अपनी सेना को और अपने को कैद कर लिया। लेकिन अफजल खान को लगता था कि नहीं, हम अगर यहाँ की समाज पर, ग्रामीणों पर अगर अत्याचार करते हैं तो शिवाजी अंदर बैठा नहीं रह सकता, और बहुत सारा अत्याचार अफजल खान करता है। लेकिन शिवाजी महाराज किले के बाहर निकलते नहीं। उन्हें पुरंदर में भवानी के मंदिर को तोड़ दिया। शिवाजी महाराज की कुल देवी तुलजा देवी का मंदिर तोड़ दिया, और मंदिर तो तोड़ा ही तोड़ा, उनकी मूर्ति को चकनाचूर करके, चूर चूर करके उसको, उसका चूर चूर करके बना के कुछ ऐसा कुछ चीज में मिला के उस चूरे को मिलाया। और बताते हैं कि शिवाजी महाराज की जो ससुराल थी वहां ले जाकर उन ससुराल वालों को भी उसको चूरे को खिलाया और सबको मुसलमान बना दिया। लेकिन शिवाजी महाराज उसके बावजूद भी किले से बाहर नहीं निकले। ये बार बार प्रश्न उठता होगा कि ये भीरुता क्यों, लेकिन ये कूटनीति का हिस्सा था जो बाद में जो परिणति हुई उससे हम सबके सामने है। शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ के किले में अपनी सेना को और अपने को ले गए, और एक दूत के माध्यम से एक चिट्ठी भेजा अफजल खां से कि आपके इतनी विशाल सेना और आपके पराक्रम के आगे मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लेता हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मिलकर अपनी माफी मांगना चाहता हूं। और वो जो दूत गया था उस पत्र को लेकर, उसने भी शिवाजी की भीरुता की पूरी, कह रहे वो तो डर गया है, वो तो किले में कैद हो गया है, आपकी विशाल सेना के सामने उसका कुछ नहीं, वो तो जानता है कि मैं परास्त हो जाऊंगा। ऐसी अपनी अभिव्यक्ति से ऐसा अफजल खान के मन में कर दिया कि उसको विश्वास हो गया कि वाकई शिवाजी डर चुका है। और फिर वही कहते हैं, जावला के जंगल के ऊपर जो प्रतापगढ़ का दुर्ग था उसके पास ही जावला के जंगल में मिलने का समय तय हुआ, और यह हुआ कि शिवाजी महाराज और अफजल खान मिलेंगे, लेकिन दोनों के अंगरक्षक भी दूर रहेंगे, कोई सेना की टुकड़ी नहीं रहेगी। लेकिन शिवाजी महाराज का जो राष्ट्र प्रेम है उसको देखते हुए उनके सैनिकों ने, उनके साथ के सैनिकों ने तय किया कि जब शिवाजी महाराज जिस दिन वहां उससे अफजल खां से मिलने जाएंगे, हम भी जंगल के किनारे किनारे रहेंगे। और बताते हैं कि जब अफजल खान और शिवाजी की मुलाकात होती है तो अफजल खान सोचता है कि आलिंगनबद्ध करके शिवाजी महाराज को वहीं पे उनकी हत्या कर दी। जैसा भी पत्र में बताया कि वो अफजल खान कैसा था, वो अपने कुकृत्यों के कारण मारा गया। वहीं शिवाजी महाराज ने गले मिलते के समय बकनखा डालकर कैसे उसकी आंतों को बाहर कर दिया, और कैसे फिर संकेत हुए, अपनी जो सेना की टुकड़ी छिपी थी सारी टूट पड़ी और अंततः अफजल खान मारा गया। लेकिन जब तुलजा देवी के ऊपर की माता की मूर्ति तोड़ी गई, पुरंदर माता की तोड़ी गई, समाज में अत्याचार किया गया, उस समय शिवाजी महाराज अगर मैदान में आते तो क्या परिणाम हो सकता था, उसकी कल्पना हम सबको है कि कितनी भारी भरकम सेना के साथ अफजल खान आया था। तो रणनीति और कूटनीति जिससे लाभ हो सके, ऐसा शिवाजी महाराज का जीवन था। और शाइस्ता खान की घटना हम सबको ध्यान है, कैसे उसकी उंगली काटी गई। ऐसे तमाम पराक्रम की घटनाएं शिवाजी महाराज की है। अभी जय सिंह का पत्र पढ़ा गया कि जय सिंह को कैसे उन्होंने पत्र लिखा, कैसे औरंगजेब जान गया कि अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो ये पश्चिम दक्षिण से होते हुए उत्तर की तरफ भी आएगा। औरंगजेब को लगा कि नहीं, इसको इसके ही लोगों के द्वारा, इसलिए जय सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी गई। और कैसे जय सिंह को पत्र लिखा, अभी पढ़ा, जय सिंह से कैसे शिवाजी महाराज ने कहा, और उसी के कारण औरंगजेब से मिलने आगरा तक चले गए। और आगरा में औरंगजेब उनकी जो भी चालें थी, कूटनीति थी, सबका अध्ययन करके बैठा था। और कैसे बताते हैं कि अपने महल में भी बहुत दूर शिवाजी को खड़ा किया और बातचीत किया और अंततः उनको वहां पे कैद किया। एक तरह से पराजय की घटना शिवाजी महाराज के जीवन की थी।
वो विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं कि कैसे शिवाजी महाराज ने फिर औरंगजेब को इस के लिए अपने बात में के लिए तैयार कराया कि जी मेरा शरीर अब रोग युक्त हो गया है, शरीर जर्जर हो रहा है, मैं साधु संतों के लिए मिठाई यहाँ से भेजूंगा और अपने जीवन के लिए कुछ प्रार्थना करूंगा। और वो मिठाई जाती रही और अंत में एक दिन शिवाजी महाराज और संभाजी उनके पुत्र भी बाहर निकल गए। लेकिन वो जो घटना आगरा की थी, उस घटना के बाद भी शिवाजी महाराज का ऐसा व्यक्तित्व था, स्वयं की चिंता नहीं, राष्ट्र की चिंता, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि। इसके कारण जब वो आगरा से निकलते हैं और नागरिकों के बीच में जाते हैं, कैसे नागरिक उनको उनकी सहायता करते हैं, औरंगजेब का शासन होते हुए भी, और उनको दक्षिण तक पहुंचाते हैं और अंत में वो रायगढ़ किले तक पहुंचते हैं। और फिर वहां विचार बनता है कि नहीं, अब तो हमने बहुत सारे क्षेत्रों पर विजय पाई है, अब शिवाजी महाराज की राज्यारोहण होना चाहिए। और पुरोहित गंगा भट्ट जो काशी से गए और आज ही के दिन ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन 1674 में 44 वर्ष की आयु में उनका राज्यारोहण किया। हिंदवी साम्राज्य की स्थापना हुई। इसलिए जो ये बात आती है कि 1857 की स्वतंत्रता की पहला संग्राम, अरे संग्राम तो राजा दाहिर से शुरू हुआ, वो शिवाजी महाराज होते हुए, अनंगपाल होते हुए, गुरु गोविंद सिंह होते हुए अंत तक, और 1857 के बाद ये सारी, यानी देश तो तब भी परतंत्र था और स्वतंत्रता के सर्वोच्च नायक शिवाजी महाराज थे। और आज जो हिंदवी साम्राज्य की स्थापना हुई आज के दिन, वो उसी के कृत्यों का परिणाम था। अगर हम शिवाजी महाराज के बारे के चरित्र के बारे में अगर करें तो उनके जैसे योद्धाओं की बात करें तो पश्चिम की अगर बात करें तो 3 योद्धाओं का ध्यान आ जाता है। अलेक्जेंडर जो सिकंदर था, कहा तो कभी हारा ही नहीं, जूलियस सीजर, और तीसरा वो नेपोलियन। लेकिन अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात सारा राज्य उसका बिखर गया, बिखरते हुए देर नहीं लगी। वो इसलिए कहीं न कहीं ये भाव आया था कि जाते जाते सिकंदर को लगता था कि मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वो काम करने लगा। ऐसा नेपोलियन जूलियस सीजर के साथ भी हुआ, जो रोम की चिंता तो कर रहा था, रोम के लिए दिन रात लड़ रहा था, लेकिन अंत समय में व्यक्तिगत अपने वंश को स्थापित करने के लिए कोशिश में लग गया। और जब बताते हैं कि उसके लोगों ने ही उसकी हत्या कर दी। वो आदर्शवाद नहीं था, वो व्यक्तिवाद में जुड़ गया था। नहीं, शिवाजी महाराज का जो व्यक्तित्व था, उनका जो जीवन था, वो राष्ट्र के हित के लिए था। जो हिंदवी साम्राज्य की स्थापना का राज्यारोहण का कार्यक्रम था, वो इसीलिए था कि यहां से एक सुशासन की व्यवस्था पूरे समाज में आनी चाहिए। कैसे बताते हैं कि अष्ट प्रधान बनाया, अपनी मुद्राओं का चलन कराया, स्वभाषा के लिए लड़े, फारसी उर्दू का प्रयोग होता था, कैसे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हो। इस हिंदवी साम्राज्य के बाद वो सुशासन की व्यवस्था देने का काम शिवाजी महाराज ने किया। और शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात छोटी छोटी टुकड़ियों में बिना नेतृत्व के लोग लड़े, और हम सबको ध्यान में कि औरंगजेब दक्षिण में ही समाप्त हो गया। लेकिन वही नेपोलियन जो वाटरलू में हारा, और हारने के बाद कैसे उसका टुकड़ा फ्रेंच के लोग ही उसके साथ छोड़ दिए। वही वंशावली अपनी कि मेरी वंशावली कैसे उत्पन्न हो। शिवाजी महाराज ने भी आगरा में एक तरह से हार थी शिवाजी महाराज की, लेकिन शिवाजी महाराज जब आगरा के जेल से निकलते हैं तो पूरा समाज उनके साथ खड़ा होता है। तो आज के दिन बार बार विषय आता है कि संघ ने हिंदू साम्राज्य दिवस को मनाने का फैसला क्यों कर लिया। तो ध्यान आता है कि पूरे देश के 1/4 क्षेत्र को स्वतंत्र कराया था अपने शिवाजी महाराज ने। और उस समय के जो हिंदुओं के राजा थे, पहले हिंदुओं के राजा थे, उनके मन से विस्मृत हो गया था, स्मरण ही नहीं रखा हमारे हिंदू राजा भी थे। ऐसा मुगलों का, हुर का, सबका शासन आया। तो जो उन सब चीजों को स्मरण कराने का दिन आज, कि हमारे भी वंशावली थी, हमारे राजा महाराजा थे, और वो जो हिंदवी साम्राज्य की स्थापना हुई
वो सुशासन कैसा था, उसकी आवश्यकता आज इसलिए है। इसलिए संघ ने तय किया कि वो जो स्थिति थी उसका स्मरण कराएं कि कैसे 6 लाख किलोमीटर जमीन स्वतंत्र कराई शिवाजी महाराज ने, और उस विजय दिवस के स्मरण का उद्देश्य ये रहा। फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली सब आए, सबसे शिवाजी महाराज का युद्ध होता रहा, लेकिन जो उनके मन में स्वदेश स्वधर्म की वृद्धि का संकल्प था, उस संकल्प के कारण अपने संघ के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हिंदू साम्राज्य दिवस का हम सबको ऐसा उत्सव मनाना चाहिए। जैसा मैंने कहा, रणनीति और कूटनीति के सफल रणनीतिकार थे। उनका कहना था कि मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण क्षेत्र अपना है, हमारा देश है। ऐसा भी प्रश्न उठता है कि संघ में तो तत्व की चिंता, तत्व के प्रति सभी समर्पित हैं, ध्येय के प्रति समर्पित हैं, व्यक्तिवादी तो संघ है नहीं, तो फिर शिवाजी महाराज की उत्सव मनाने का पीछे क्या? तो शिवाजी महाराज व्यक्ति से तत्व में परिवर्तित हो चुके थे। शंकराचार्य जी की हम सब पूजा करते, कैसे वो व्यक्ति से तत्व में हैं। राम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, चाणक्य, ये सब व्यक्ति से तत्व में परिवर्तित हुए थे। इनके क्योंकि व्यक्तिगत जीवन, निजी जीवन की कोई इच्छा नहीं थी। स्वधर्म, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, वो सब कुछ था। और इसलिए संघ ने हिंदू साम्राज्य दिवस बनाने का फैसला किया था, और आज हम उसी उत्सव के निमित्त इकट्ठा हुए। अभी हमने जयसिंह जी का जो उनके द्वारा लिखा पत्र पढ़ा, उस पत्र को पढ़कर शिवाजी के व्यक्तित्व का हमें स्मरण होता है। शिवाजी के व्यक्तित्व से जुड़ी घटनाओं की अगर हम आज बातचीत करते हैं तो उसे स्मरण होता है कि हमारा देश पहले कैसे वीर योद्धाओं से भरा पड़ा था। एक घटना बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों द्वारा एक बार मनुस्मृति को जलाया गया। बताते हैं उनके साथ एक विद्वान ब्राह्मण थे जो काशी के विद्वानों से कहा कि मनुस्मृति के कुछ 20 अध्याय हैं, ऐसा समाज में जो मन भेद पैदा करते हैं, ऐसे अध्यायों को निकाल दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अंततः उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। लेकिन उसके बाद तय हुआ कि इनकी राह हिंदू धर्म से कहीं और होनी चाहिए। लेकिन वो भी बाबा साहब अम्बेडकर उस घटना के बाद रायगढ़ के किले में जाते हैं और शिवाजी महाराज के राज सिंहासन के पास खड़े होकर उन्होंने 2 पंक्ति बोली है, मैंने लिखी है। उनका कहना था, शिवाजी आधुनिक भारत के उद्धारकर्ता, स्वराज्य के प्रतीक, स्वाभिमान की जड़ और मंगल स्फूर्ति का झरना है। और जब शिवाजी महाराज के दुर्ग की तरफ जा रहे तो जय शिवाजी, जय भवानी के उद्घोष करते हुए लोग गए। ऐसा शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व था। ऐसे शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व की चर्चा करने के लिए हम सब आज यहां पे एकत्रित हुए। वो शिवाजी महाराज का जो हिंदवी साम्राज्य था, उन्होंने पूरे जनमानस की चिंता की, कैसे हमारे साम्राज्य में लोग शांति से रहें, समृद्धि के साथ रहें, कोई भेदभाव न हो। उसी साम्राज्य ने जमींदारी उन्मूलन का कार्य किया। एक राज्य क्रांति की उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कभी विषय हो सकता है। जमींदारी उन्मूलन का काम करने वाले शिवाजी महाराज पूरा सभी क्षेत्र के उस रहने वाले लोग समान हैं, कोई जातियों में विभक्त नहीं है। सभी लोग सेना में भर्ती हो सकते हैं, चाहे वो क्षत्रिय ही केवल सेना में भर्ती नहीं होगा, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। उनका कहना था, जिसकी तलवार में धार वही सरदार। ऐसा साम्राज्य, ऐसा हिंदवी साम्राज्य जहां समानता की बात की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हम चर्चा करते हैं, तो आज भी विरोध के स्वर शुरू हो जाते हैं, परावर्तन की चर्चा, कि कैसे हिंदू समाज से लोग बाहर चले गए, किस मजबूरियों में गए, किस भय में गए,
उसकी बात हम नहीं स्वीकार करते। एक बार हिंदू धर्म से चला गया तो हिंदू धर्म में आ नहीं सकता, आज भी वो विषय है, लेकिन तब भी वो विषय था। शिवाजी महाराज ने कहा कि नहीं, जो भय के कारण, जो लालचवश भी अगर मुस्लिम समाज में चला गया, उसको हिंदू समाज में ले आने का काम हमारे समाज का है। और सबसे बड़े उदाहरण नेताजी पालकर, जो उनके ही सेनापति थे, और औरंगजेब के द्वारा उनको जब बंदी बना लिया गया तो उनको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए विवश किया गया, और मुस्लिम धर्म उनको अपनाने के बाद उनको अफगानिस्तान भेज दिया कि वो यहां रहेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे अपने धर्म में। और बताते हैं कि 10 वर्षों तक अफगानिस्तान में रहने के बाद जब यहां की स्थिति औरंगजेब के हाथ से बिगड़ने लगी तो नेताजी फालकर को लेकर आए, और जब नेताजी फालकर आते हैं और दक्षिण के राज्यों में उनको भेजा जाता है, और वहां की परिस्थितियों को देखकर उनके पुरानी स्मृति उनके मन में आ जाती है। वो कहते हैं प्रवृत्ति का खेल, प्रवृत्ति क्या, तो वो मन में आते हैं, फिर शिवाजी महाराज के शरण में आते हैं। शिवाजी महाराज उनको आलिंगनबद्ध करके कहते हैं कि आप हमारे ही हैं, आपने गाय का मांस खा लिया होगा, आपको मुसलमान बना दिया होगा, लेकिन आप हमारे ही हैं। और अंत में वो उनको हिंदू धर्म में उनको स्वीकार किया गया, उनको फिर से सेनापति बनाया। जैसा मैंने पहले कहा कि जब अफजल खान आया था तो तुलजा भवानी के मूर्ति को चूर करके, चूरा बनाकर शिवाजी महाराज के ससुराल में भी जाकर लोगों को मुसलमान बनाया खिलाकर। तो शिवाजी महाराज फिर उस अपने ससुराल वालों के पास भी गए, उनका भी परावर्तन कराया और उनको भी फिर हिंदू धर्म में शामिल कराया। और बताते हैं कि उनके साले के बेटे की शादी फिर अपने परिवार की एक बेटी से कराया कि यह भी स्थिति ना हो कि अब आपकी परिवार में शादी कौन करेगा। तो परावर्तन के भी प्रबल समर्थक शिवाजी महाराज। तो जैसे मैंने कहा कि प्रवृत्ति का खेल है, ये प्रवृत्ति अपनी है, राष्ट्रभक्ति की प्रवृत्ति, और इसीलिए संघ अपने कार्यक्रमों में, शारीरिक कार्यक्रम, बौद्धिक कार्यक्रमों के माध्यम से इन विषयों को लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, समाज के बीच में रखता रहता है। शारीरिक कार्यक्रमों के द्वारा ताकत से तर्क की शक्ति का कैसे वृद्धि हो, बौद्धिक कार्यक्रमों में तर्क से ताकत में कैसे वृद्धि हो, ये सब चीजों का लगातार संघ अपने कार्यक्रमों से करता है। इसलिए कि ताकत अगर आपके पास है लेकिन ताकत के पीछे तर्क नहीं है तो आप निरंकुश हो जाते हैं। बख्तियार खिलजी का उदाहरण हम सबके सामने है, कैसे नालंदा विश्वविद्यालय को जाकर उसने नेस्तनाबूद कर दिया, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, सबको मार दिया, लेकिन वहां के पुस्तकालय को उसका उपयोग नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं आया, बताने वाले कोई नहीं थे, उसके पास तार्किक शक्ति नहीं थी कि वो समझ सके कि उन पुस्तकों का क्या उपयोग हो सकता है, और अंततः उसने उसको जला दिया। नहीं, ताकत के साथ साथ तर्क की भी आवश्यकता है, और संघ अपने शारीरिक कार्यक्रमों के माध्यम से काम करता है। और बुद्धि के साथ, बौद्धिक कार्यक्रमों में बुद्धि, तर्क के साथ ताकत का भी कैसे प्रयोग हो सकता है, ऐसे भी अपने स्वयंसेवकों को लगातार इसकी कार्यक्रमों के माध्यम से ये बात आगे बढ़ती है। और चाणक्य के साथ इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने ताकत में तर्क, तर्क में ताकत को समझा और कैसे चंद्रगुप्त का निर्माण किया, हम सबके ध्यान में। तो आज हिंदवी साम्राज्य दिवस के अवसर पर हम सब कार्यकर्ता जुड़े, शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व से हम कुछ लाभ ले सकें, उनके व्यक्तित्व के, उनके पुस्तकों के अध्ययन से, उनके जीवन के अध्ययन से अपने जीवन में कुछ अनुसरण कर सकें, कुछ उतार सकें, तो आज के हिंदवी साम्राज्य दिवस के उत्सव की कुछ न कुछ प्रासंगिकता रह जाएगी। मेरी आज यही बातचीत पूरी होती है।